हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आप सबके लिए आज बेटा जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है ऑल अबाउट जीपैट 2027 एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि किस तरीके से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो भी हमारे पास अभी रिमेनिंग जो टाइमिंग रह गए हैं, अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजी क्या बनाया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अलावा हम कट ऑफ एनालिसिस भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्जामिनेशंस का नेम देखा जाए तो ये आपका जीपैट एग्जामिनेशन, जो कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कह रहे हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। एमसीक्यूज बेस्ड जो है आपका टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन मोड में रहता है। कंडक्टिंग बॉडी NBEMS है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, जो कि नीट का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराती है। ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 1 मार्क्स आपके नेगेटिव जाते हैं। अगर आप गलत क्वेश्चन का आंसर देते हो तो -1 होगा, और वहीं पे करेक्ट आंसर के लिए +4 आपको गिवन किया जाता है। मीडियम इंग्लिश में ही रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो नो अपर एज लिमिट, फिलहाल अभी कोई एज लिमिट आपकी अपर मेंशन नहीं की गई है, कितने साल तक के लोग जो है इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें आप 4 ईयर बैचलर डिग्री होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा NBMS की अगर बात किया जाए तो 3rd ईयर के भी बच्चे, जो बी फार्म के 3rd ईयर के बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 3rd ईयर वाले बच्चों के लिए भी ओपन है ये एग्जामिनेशन। अब जब हम इसका मेन पर्पस देखें तो पर्पस क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आप करना चाहते हो तो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप दिया जाएगा एंड देन आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को कर सकते हैं। ये आपका वैलिड रहेगा कार्ड फॉर 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो 3rd ईयर वाले बच्चे, जो कि 2 साल का आपका मास्टर्स होता है, इसके अलावा 4th ईयर 1 साल आपका इसमें जाता है, तो 3 साल तक के लिए स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहता है। तो ये कुछ हो गया आपका कंप्लीट ओवरव्यू जीपैट पे। अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, वेटेज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 125 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, और वहीं पे अगर गलत करते हो आप तो -1 हो जाता है। तो इसमें मेजर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, ब्रॉड एरियाज पे फार्मेसी डोमेन्स की जब हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स हो गए। अब ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स जो है इसमें 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 है, और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 152 मार्क्स को ये कैरी करता है। अब इनमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको कवर किए जाएंगे, 38 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो 38 क्वेश्चन आपका फिजिकल फार्मेसी फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स रहेगा, NDDS जो है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करते हैं यहां से रहेगा, और फार्मा टेक्नोलॉजी इनसे कवर किया जाएगा। इसके अलावा ज्यूरिस जो है, ज्यूरिस को हम माइनर में रख रहे हैं। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका माइनर सब्जेक्ट के अंदर में आ जाता है। तो इन सब्जेक्ट से आपको मेजर सब्जेक्ट जो है ये कवर करना है। फिर आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपके 38 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 152 मार्क्स का है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑर्गेनिक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं ऑर्गेनिक के लिए, और सेम यहाँ पे देखा जाए तो 4 से 5 सब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हुए हम चल रहे हैं फॉर फार्मास्यूटिक्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपके 28 से लेके 30 क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 28 to 30 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 112 मार्क्स हम लेके चल रहे हैं कि टोटल मार्क्स आपके 112 हो गए। फिर फार्माकोलॉजी प्लस HAP, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो बेटा यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके मेजर में आ जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो है पैथोफिजियोलॉजी, वो पैथोफिजियोलॉजी आपका माइनर में आ जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये मेजर में आ जाता है।
देन केमिस्ट्री में बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री आपका माइनर में आ जाता है। फिर माइक्रोबायोलॉजी सुटिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो माइक्रो किस में आ गया आपका माइनर के अंदर। एंड देन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी अगर देखोगे तो ये भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। डन है। अलाइड सब्जेक्ट्स ओके। फार्माकोग्नोसी में देखा जाए तो 10 से 11 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि 40 to 44 मार्क्स का आपका ये हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट्स क्या होंगे फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी एंड एचजीटी के साथ में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो टोटल जितना आपको सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहा है उस अकॉर्डिंग आपको बाइफर्केशन नंबर्स का भी देखने को मिल रहा है। सेम थिंग केमिस्ट्री के साथ भी सेम इसी तरीके से 38 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करते हैं फार्माकोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, जो कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस देखे जाए तो वेटेज फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में फार्माकोलॉजी का बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर आ जाओ फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक सब्जेक्ट के साथ में ही अगर आप देखोगे तो एक सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन है भाई कि 10 से 11 क्वेश्चंस एक ही सब्जेक्ट के साथ में आ रहे हैं। तो अगेन दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से कवर करना है। माइनर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे माइनर में देख रहे हैं कि 11 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आपको माइनर में देखने को मिलता है, जो कि हो गया 44 मार्क्स। करेक्ट है। इसमें बायो, माइक्रो और पैथोफिजियोलॉजी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है पैथो के केस में। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस, तो बेटा ये सब आपके माइनर में आते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि कहीं आप अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे तो नहीं कर रहे कि हम कहीं माइनर की तरफ ज्यादा फोर्स कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए और पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी इसी तरीके से बनानी है। अब इस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा अच्छा करने के लिए कुछ और एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। जीपैट का कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट 3 इयर्स का कट ऑफ एनालिसिस करें, 2024 से लेके 26 तक का एनालिसिस अगर आप करोगे तो यूआर और जनरल कैटेगरी वाले जो हैं पहले 2024 के अंदर में 96.154 परसेंटाइल बेसिस पे आया था, तो ये आपका 96.154 हो गया। जीपैट 2025 की बात करते हैं तो यहाँ पे 216 कट ऑफ गई, ठीक है, फॉर यूआर के लिए। 2026 में 230 कट ऑफ गई, ठीक है। क्लोजिंग रैंक अगर यूआर के लिए देखा जाए तो 2059 पे क्लोज हो गया था, है ना। इतने रैंक के बाद यूआर वाले नहीं अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे 2024 के अंदर 90.706 परसेंटाइल, 2025 में 172, 2026 में 180 इनका कट ऑफ रेंज गया था। टोटल रैंक जहां पे क्लोज हुआ था 2026 के अंदर 4979। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो 90.09176, अगेन 25 में 168 और 26 में 177। बेटा 5431 रैंक वाले जो बच्चे थे यहां तक इनका क्लोज किया गया। नेक्स्ट एससी कैटेगरी में बच्चे 75.435, 119, 142 2026 के अंदर, एंड क्लोजिंग जो रैंक रही थी वो थी आपकी 12,820। क्लियर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 54.17503 और 25 में 85 नंबर, और वहीं पे 26 की बात करें तो 116। क्लियर है। और रैंक जो क्लोज हुई वो थी आपकी 22,213। डन। तो इस तरीके से अगर हम एनालिसिस करें तो बेटा देखो पेपर का कट ऑफ जो है वो ऑलवेज डिपेंड ये करता है कि पेपर आया कैसा था। पेपर अगर टफ आया है तो कट ऑफ आपका डाउन जाएगा, ठीक है। पेपर अगर इजी आया है तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बच्चों के पास इतने सारे सोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है जिसकी वजह से धीरे धीरे टाइम अगर आप देखो तो कट ऑफ हाई होती ही जा रही है, ठीक है। अब अगर हम 2024 की बात करें तो एनबीएमएस ने जब कंडक्ट करवाया तो उस साल पेपर काफी इजी था तो कट ऑफ भी हाई गई है। 25 की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, इजी के साइड ज्यादा था आपका पेपर, मॉडरेट लेवल आप बोल लो, तो ये 2025 का रेंज इतना गया। 26 की जब हम बात करते हैं तो 26 में मॉडरेट पेपर ही आया था, ठीक है, मॉडरेट टू हाई की तरफ आप बोल लीजिए।
इसमें बट आप कहोगे कि मैम यहाँ पे कट ऑफ रेंज तो जो देखने को मिल रही है वेरिएशंस है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस जो चैलेंज किए जाते हैं उनके भी मार्क्स एड ऑन होने की वजह से कट ऑफ रेंज यहाँ तक गई हुई है। ठीक है, तो आप जो चैलेंज करते हो वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मार्क्स, तो जिसकी वजह से ये आपको रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है, अदरवाइज कट ऑफ डेफिनेटली इसकी लो ही जाती है ना। तो ये तो अपना कट ऑफ रेंज हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैम कैसे प्रिपेयर करना है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के लिए आप सभी को यही बताना है भाई कि टारगेट बना के रखो कि एम फार्मा करना है, आपका सेफ टारगेट रखो। ठीक है, सेफ टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप अच्छी रैंक भी लेके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉप 100 में अगर आना है मैम तो क्या कितने मार्क्स लेके आए, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, मैम क्वालिफाई के लिए सेफ स्कोर कितना रखा जाए, मैम अगर टॉप 10 में आना है तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ रेंज जो है आपकी धीरे धीरे करके बढ़ ही रही है, तो इसीलिए हम एक कट ऑफ रेंज अपने दिमाग में सेट करेंगे कि कितना हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो वो पेपर पे ही डिपेंड करेगा कि पेपर आया कैसा है। ओके, नेट करेक्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई जीपैट एग्जामिनेशन, आपको कितने करेक्ट क्वेश्चन करने की जरूरत है ये यहाँ पे हम कवर करेंगे। अगर आप जीपैट क्वालिफिकेशन के लिए देखो, जनरल कैटेगरी वालों को 3 ईयर का हमने एनालिसिस किया, उसके बिहाफ पे ही ये आपको अप्रॉक्स बताया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि इतना अगर हम कर लेते हैं बेटा तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा, और हमारा जो रैंक हम सोच रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट स्कोर आउट ऑफ 500 अगर हम बात करते हैं बेटा फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, तो 180 से लेके 215 मार्क्स तक। ठीक है, हमने एक टारगेट स्कोर बिठाया कि 215 216 ऐसे रख लो, तो हमने 180 से 215 तक का टारगेट स्कोर अगर लिया, तब नेट करेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कितना 48 से लेके 55 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद है बेटा, नेगेटिव आपने किया, ठीक है, सब कुछ तो नेगेटिव होने के बाद करेक्ट टोटल इतने ही होने चाहिए। 55 के क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो 55 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर दिया है तो डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ आप सोच सकते हो कि हो सकता है। अगर आप टॉप 100 रैंक में आना चाहते हो तो टॉप 100 के लिए हम टारगेट बिठा के चल रहे हैं कि 310 से लेके 350 मार्क्स तक आप हायर साइड ही जाओ। 350 हम मान के चल रहे हैं बेटा कि अपने को 350 मार्क्स तो लेके आने ही आने आउट ऑफ 500। ठीक है, अब इसके लिए कितना क्वेश्चन करेक्ट होना जरूरी है, 88। 80 से लेके 88 क्वेश्चंस की बात करें तो ये नेगेटिव हटा के ये करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो 80 से 88 क्वेश्चंस का आप आइडिया लगा के चलना। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जो भी, तो आपको आइडिया लगता जाएगा कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो और हमारा टारगेट क्या है ना। टॉप 10 रैंक में अगर आप आना चाह रहे हो तो हम क्या 400 प्लस मार्क्स, ठीक है, 370 से लेके 400 प्लस मार्क्स। और ऐसा नहीं है बेटा कि आपको फर्स्ट रैंक सिर्फ एक ही बच्चे की आएगी, फर्स्ट रैंक एक से ज्यादा बच्चों की भी आ सकती है। ये प्रीवियस हिस्ट्री में देखा गया है जीपैट एग्जामिनेशन के कि 2-2 बच्चों ने भी फर्स्ट रैंक हासिल किया। ठीक है, तो 370 से लेके 400 प्लस मार्क्स की बात करें, हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं बेटा, तो ये है अपना 95 to 102 क्वेश्चन। ठीक है, 102 क्वेश्चन तक आपको करेक्ट करना ही करना है। इससे आगे करेक्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा है बेटा। बाकी ये मैंने आपको एक रेंज बताया अप्रॉक्स, इससे ऊपर अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरफ डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये एनालिसिस कब हेल्प करेगी, जब हम मॉक टेस्ट PYQs अटेंड करेंगे। तो मॉक टेस्ट जब आप देते हो बेटा, मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप पता करना, देखना, एनालिसिस करना कि कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में यही लिखा गया है कि नेट करेक्ट को रेफर करना है। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स, ऐसा ना हो कि आप 55 किया क्वेश्चन और 55 में से हमने 20 नेगेटिव कर दिया, ऐसा नहीं करना है। नेगेटिव हटा के फिर हम बात कर रहे हैं कि 55 करेक्ट ही करेक्ट होने चाहिए। ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर हम देखें बेटा, तो लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं, जिसमें से आपका 10% ही बच्चे ऐसे हैं जिनको कि
कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। और यही एम फार्मा के एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो एम फार्म की भी अगर हम बात करें बेटा, तो एम फार्मा अगर आप कर रहे हो तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। वहीं एमबीए के लिए जब बच्चा जाता है तो वहां पे स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कट ऑफ कंसिस्टेंसी अगर आप देखोगे तो जनरल कैंडिडेट अराउंड 96.1 96.2 परसेंटाइल मार्क अक्रॉस सेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीवियस डेटा एनालिसिस करें तो कट ऑफ रेंज बढ़ती ही जा रही है, ये एनालिसिस करने पे तो समझ में आ ही रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पेशल और टेक्निकल इवैल्यूएशन रूल क्या है। तो बेटा टेक्निकल इवैल्यूएशन रूल क्या है, इसको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले रीजन कि अगर आपने एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन अगर मार्क कर दिया तो भी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा, -1 होगा। टेक्निकली डिफेक्टिव क्वेश्चन है, सपोज क्लेम किया गया क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन आपको आया है, तो सभी को 4 मार्क्स आपके गिवन कर दिए जाएंगे, ठीक है। अवॉर्डेड टू ऑल कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे अटेम्प्टेड इट और नॉट। इसी वजह से कट ऑफ में आपको 2026 में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको कि क्लेम के लिए चैलेंज किया गया था, ठीक है। स्पेशल एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन रूल, टाई ब्रेकिंग रूल। टाई ब्रेकिंग रूल, इसमें क्या होता है कि टाई ब्रेकिंग रूल में इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योर इक्वल टोटल मार्क्स, ठीक है, 2 लोगों ने सेम मार्क्स लेके आए, अब उनको कैसे हम टाई ब्रेकिंग रूल किया जाता है। तो इसके लिए आपका हायर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनको कंबाइंड किया जाएगा, जिसका आपका फार्मास्यूटिक्स और फार्मा केमिस्ट्री के अंदर जिनके मार्क्स हाई होंगे, पहला तो ये कंसीडर किया जाएगा। दूसरा देखा जाए तो फ्यूअर ओवरऑल इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इन द एग्जाम, उसको दूसरे नंबर पे आपका ये कि इनकरेक्ट कितने आपके ऑप्शंस इनकरेक्ट रहे, उसके बिहाफ पे रैंकिंग डिसाइड की जाएगी कि किसको हम रैंक में ऊपर रखें। नेक्स्ट कैंडिडेट एज, तो जो भी ओल्ड कैंडिडेट होगा बेटा उसको हायर मेरिट रैंक मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको पहले। तो ये मेन 3 पॉइंटर्स हैं जिनके बिहाफ पे इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये तो आपका सेकेंडरी हो गया कि इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, मेन फोकस तो हमारा ये था कि कितने क्वेश्चन को करेक्ट करना है। डन है। अब रेफरेंस बुक की बात करते हैं। तो रेफरेंस बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स की अगर बात करते हैं बेटा, फॉर रेफरेंस के लिए अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो केडी त्रिपाठी फॉर फार्माकोलॉजी के लिए, लैकमैन की अगर बात करें तो वो फार्मास्यूटिक्स के लिए, चटवाल एंड फोए जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ट्रीज एंड इवेंट्स, कोकाटे जो कि आपका फार्माकोग्नोसी के लिए कंसीडर किया जाएगा, एंड देन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए एनके जैन। अब ये जितनी भी बुक्स यहाँ पे आप सब देख पा रहे हो, इन सब बुक्स का ही समावेश या फिर डिफरेंट बुक्स आप कह सकते हो कि 2-3 बुक्स को एक साथ मिलाकर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो फार्मापल्स टॉपर्स टॉनिक बुक के अंदर रहता है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर आपको बहुत सारे बुक्स को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं सबका कंटेंट आपको एक जगह एक बुक में अवेलेबल कराया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि 20 बुक पढ़ने से, 20 पीडीएफ पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी आप पढ़ रहे हो, रेफरेंस वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, एक कंटेंट रखो, सॉलिड कंटेंट रखो और उससे आपको बार बार रिवीजन कर करके अपने आप को इंप्रूवाइज करते रहना है। तो बेटा यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को, मॉक टेस्ट को आपको ये साथ साथ में देते रहना है ताकि आपको पता चले, एनालिसिस कर सको कि हमारी रैंक फिलहाल कहाँ पे हम लाई कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हमने सही कर लिए, नेगेटिव पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो एवरी टेस्ट में, एवरी पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करते हो बेटा, एमसीक्यूज सॉल्व करते वक्त आपको एनालिसिस जरूर करना है। सिर्फ टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस करो, उसको नोट डाउन करो, कहीं ना कहीं लिखो जरूर कि मैंने आज जो टेस्ट दिया उस टेस्ट में क्या क्या चीजें गलतियां करी, किन किन चीजों को आगे वाले आने वाले टेस्ट में इंप्रूव करना है।
एंड देन सेकंड जब आप टेस्ट देते हो तो उसमें चेक करो उस नोटबुक को कि इस बार क्या हमने सेम मिस्टेक तो नहीं करी। कई बार हमसे क्या गलतियां होती हैं कि हम ऑल ऑफ द अबव देख के उसकी तरफ तुरंत भाग जाते हैं, ठीक है। दूसरी गलती क्या होती है कि हम ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन में नो लिखा था। तीसरी गलती एक्सेप्ट पूछा था, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमसे मिस हो जाती हैं। तो ये सब चीजें लिखो अपने एटलीस्ट कॉपी के अंदर कि क्या मिस हुआ इस बार के टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे हम तब तक अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अब हम टोटली मान के चल रहे हैं कि अपने पास फिलहाल 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, तो इसमें स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। अगस्त का टाइम चला ही गया ऑलमोस्ट। अब आपके पास प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मान के चलते हैं कि फरवरी में एग्जामिनेशन अगर होगा आपका तो उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का टाइम है ना। तो 6 महीने का प्लान कैसे किया जाए। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका लक है, ठीक है। लेकिन हम 6 महीने का प्लान कैसे करें, तो इसके लिए हम 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 3 मंथ जो होगा बेटा फेज 1, इसको कैसे आप डिजाइन करोगे। कंप्लीट सिलेबस, 3 महीने तक कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है आपको। सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ये 3 महीने का टाइम है। आज से, अभी से, अगर अब तक आप जीपैट एग्जामिनेशन को लेके सीरियस नहीं थे तो आज से अब आप सीरियस हो जाओ बेटा और पढ़ाई को स्टार्ट करो। तो डे 1 जो अब आप वीडियो मेरी सुन रहे हो इसके बाद आपका डे 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आज से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 3 महीने का समय दो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जितने भी आपको पढ़ने हैं। और पढ़ना कैसे है, मेजर और माइनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप माइनर पे पूरा पूरा टाइम वेस्ट कर दे रहे हो और मेजर सब्जेक्ट्स आपके हाथ से निकल रहा है, ये ध्यान रखना। तो कंप्लीट सिलेबस प्लस कॉन्सेप्ट्स, इनको आपको पढ़ते रहना है। साथ साथ में आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट किया, कॉन्सेप्ट्स को देख लिया और एमसीक्यूज देख लिया। अब आ जाओ फेज 2 की तरफ। फेज 2 4 और 5 मंथ्स, 2 महीने का टाइम है। तो ये आपका सेकेंड रिवीजन फेज होगा। फर्स्ट टाइम हमने पढ़ लिया और ये आपका रिवीजन फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको चाहे फर्स्ट रिवीजन बोलो या सेकंड। फर्स्ट रिवीजन इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि जब हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त एवरी संडे या वीक में कोई एक डे ऐसा होगा ना जिनको हम रिवाइज भी करेंगे। तो ये आपका सेकंड रिवीजन डे हो गया। सेकंड रिवीजन जिसमें हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो हमें उस एग्जामिनेशन के लिए कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फेज 3 रखो। फेज 3 हमारा लास्ट मंथ है, मंथ 6 है, जिसमें अपने को फाइनल रिवीजन करना है। रिवीजन आप देख पा रहे हो बेटा, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली एग्जाम का फील होता है। ये एग्जाम में पेपर कैसे आएगा, कैसे आपका पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपको एग्जाम का फील दिलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली बेटा सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि कोई कछुए की चाल से चल रहा है तो वो रेस को नहीं जीत सकता, डेफिनेटली जीतोगे। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है बेटा वो सक्सेस की है। आज मन कर रहा है तो आज 8 घंटे मैम हमने पढ़ लिया, कल मन नहीं कर रहा है तो हमने 0 आवर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आज हमने 4 घंटे भी पढ़े हैं तो वो 4 घंटे 4 आवर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट आवर्स होने चाहिए और आपने पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करी है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया। वो 4 आवर्स फ्रूटफुल आवर्स होने चाहिए। नेक्स्ट डे में कोशिश करो बेटा 4 आवर्स को 5 आवर्स या 6 आवर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा होता है कि आज थोड़ा कम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि मन ये नहीं कर रहा कि मैम आज पढ़ेंगे ही नहीं, कम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कम जब आप पढ़ते हो तो वो बैलेंस बन जाता है। बैलेंस बन गया तो बैलेंस बनने की वजह से ओवरऑल हमारे पढ़ाई पे और हमारे फेजेस पे, जो स्ट्रैटेजी का फेज है उस पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो 3 महीने में ये कंप्लीट। फिर उसके बाद लास्ट 2 के मंथ में आपको रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन एमसीक्यूज प्रैक्टिस। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो तो टोटली बेटा आप पे डिपेंड करता है
कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। फिर लास्ट मंथ में फाइनल रिवीजन तो आपको डे 1 तक करते रहना है, ठीक है। एग्जामिनेशन के बिफोर 1 डे पहले भी आपको रिवीजन करना ही करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कोशिश यही होनी चाहिए बेटा आप लोगों की कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। रिवीजन करने में डेफिनेटली पहली बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप उसी टॉपिक को रिवाइज करते हो तो आपको टाइम भी कम लगता है और इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो कॉन्फिडेंस अगर आप चाहते हो कि हमें इस एग्जामिनेशन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए मैम कि क्रैक हो जाएगा, अच्छे रैंक लेके आएंगे, तो रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो, एक बात ये जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की बेटा। तो यू डोंट नीड टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, ये ध्यान रखना। हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो एवरी सब्जेक्ट एवरी वीक, है ना, ये अगर आप देखो तो उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीकली भी आप पढ़ सकते हो, वीकली भी पढ़ सकते हो। तो अगर हम देखें तो मेजर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हो गए तो +2 करके डिवाइड कर लो। तो हमने पहले वीक में +2 करके डिवाइड कर लिया, रोटेट कर लो, सब्जेक्ट्स को रोटेट कर लो। तो एक मेजर सब्जेक्ट ले लो, फिर उसके बाद माइनर ऐड कर लो, ठीक है बेटा। तो हमने फर्स्ट वीक में फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स उठा लिया, तो फर्स्ट वीक इसको चला गया। फिर उसके बाद लग रहा है कि अभी थोड़ा सा 4 आवर्स अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ा माइनर को पढ़ लेते हैं, 1 आध घंटे माइनर पे दे देते हैं। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटे आप माइनर को दे दो, तो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। आपको ये भी नहीं लगेगा कि माइनर हमने देखा भी नहीं और कॉन्फिडेंस भी है और साथ के साथ मेजर भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप बैलेंस बना सकते हो। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया बेटा, फार्माकोग्नोसी हो गया। अगर इनकी बात करें तो इन दोनों को एक साथ रख लो, इनको एक साथ रख लिया, साथ में कोई भी एक माइनर सब्जेक्ट रख लिया। तो माइनर में भी यहाँ पे माइनर के साथ में अगर देखा जाए तो माइनर के अंदर में आप कभी जूरिस पढ़ रहे हो, कभी बायोटेक रख रहे हो, माइक्रो रख रहे हो, है ना, इनको ऐड ऑन करते रहना। तो कॉन्फिडेंस आपको बना रहेगा कि हाँ दोनों चीजें हमारी मैनेज हो रही हैं। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ते रहिएगा और एवरी संडे आपको रिवीजन करना ही करना है। रिवीजन का भी एक तरीका होता है कि रिवीजन अगर आप कर रहे हो बेटा, फर्स्ट डे पढ़ाई करी, थर्ड डे उसको हमने रिवाइज कर लिया और उसके बाद 7th डे अगेन रिवीजन हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, जो बच्चा इसको फॉलो कर ले रहा है वेल एंड गुड। दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट डे हमने पढ़ा, 7th डे हमने इसको रिवाइज कर लिया, अगेन 15th डे पे आपका नेक्स्ट रिवीजन हो गया। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे आप दोनों में से ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया हमारी स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो पैरेलली जो है हम एंटायर सब्जेक्ट मंथ इन सबको बैलेंस बना के चलते रहेंगे अपने प्रिपरेशन के अंदर। अब आ जाओ कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है बेटा, कंसिस्टेंसी बीट कर देगा एक इंटेलिजेंट बच्चे को भी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपसे ये एग्जामिनेशन क्रैक हो पाएगा कि नहीं, तो आप बताओ, अगर 80 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिया बेटा, तो आपके तो 80 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो इजीली, है ना, 125 है, 125 में 80 मैं कह रही हूँ कि 80 भी क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो इजीली इस एग्जामिनेशन को तो आप क्रैक कर ही रहे हो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। और सेकंड, एवरीडे स्टडी करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट करना है, खुद को एनालिसिस करना है। और बेटा हार्ड वर्क से ही मैटर नहीं करेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखो, लोग कह देते हैं स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। जो आप बच्चे हो वो आपको लगता है कि हाँ स्मार्ट वर्क से ही हो जाएगा। बेटा स्मार्ट वर्क करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ता है, वही फर्दर आपको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आज मत पढ़ो बेटा, एकाएक से स्मार्ट वर्क के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक बना के दे दूं, तो भी वो आपको क्या लगता है कि क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं बेटा, आपको खुद बैठ के उस चीज को करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। खुद के नोट्स बनाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, लेकिन साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलो।
ऐसा ना हो कि आप वीडियो लेक्चर के भरोसे बैठे हुए हो, 2 घंटे की वीडियोस है तो 2 आवर्स दोबारा से थोड़ी देखने जाओगे, तो एक नोट्स बनाइए। और ऐसी कोई भी चीज जो आपको मोटिवेट करती हो बेटा, उसको आप अपने स्टडी रूम के सामने रखो। दूसरी चीज कि मैम हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, कैसे मैनेज करेंगे टाइम टेबल को, ठीक है, ड्रग्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो बेटा इसके लिए सबसे बेस्ट फंडा है कि टेबुलेटेड फॉर्म में एक A4 शीट लो, टेबल बनाओ, ड्रग्स के बारे में लिखो, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखो, उसके यूजेस लिखो, ठीक है, और मेजर ADR लिखिए, मेजर, माइनर ADR नहीं लिखेंगे, मेजर ADR लिखो, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो एक टेबल बना के आपको रखना है। डन है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ स्पेसिफिक आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं बेटा जिनसे हर साल पूछे जाते हैं। PYQs और MCQs को क्यों बोला जाता है, आप सॉल्व करो। इससे आपको एक एनालिसिस करते करते समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही इसी से क्वेश्चंस हर बार कई बार पूछे गए, तो 70% तो आपका इन्हीं जगहों से कवर हो जा रहा है। तो मेजर टॉपिक्स पे भी फोकस कीजिए, है ना, कि इन जगहों से कई बार पूछे गए क्वेश्चंस, इन पे हमें फोकस करना, तो कमांड आपकी इसी तरीके से बन जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ऑल ओवर GPAT एग्जामिनेशन के लिए आप अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपके लिए लगातार कुछ न कुछ मैं वीडियोस इसी से रिलेटेड अपडेट करती रहूंगी, ताकि आप मोटिवेटेड भी फील करो और हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जितना हो सके आप MCQs की प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो आप सभी के लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।